अस्सलामुअलैकुम, क्या अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमायूं अब्दुल्ला। मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ जिस नूर जहां हथनी कराची जू में जो है, जिसका हम रोज़ आपको जिक्र कर रहे थे और अपडेट दे रहे थे और हमें लग रहा था कि शी इज़ फीलिंग बेटर। आपको याद है ना, वो खड़ी भी नहीं हो सकती थी। कल जी हुआ ये कि वो अपने ही जो उसका एरिया था वहाँ एक पॉन्ड सा बना हुआ था और वहाँ वो गिर गई और इतनी बुरी तरह गिरी अब्दुल्ला कि उसको क्रेन्स बुला के उसको उठाना पड़ा वहाँ से। ज़ाहिर है कोई सहूलत नहीं है हमारे पास और उसके बाद से वो बस बहुत ही बुरी हालत में है। 4 पॉज वाले जो आए थे, जो तंजीम है जो इसके इलाज को मॉनिटर कर रहे थे, उनके मुताबिक या ज़रा ये कह रहे हैं कि जो सहूलियात कहा गया था जो इंतज़ामिया को इसको देने के लिए वो नहीं दी जा रही। खासतौर पर खुराक, इतनी बड़ी चीज़ के लिए मतलब किलोज, हंड्रेड्स ऑफ किलोज ऑफ खुराक जो है वो रोज की डेली जानी होती है। यंग एलिफेंट, एक हाथी की एवरेज जिंदगी 60 से 70 साल की होती है, ये 17-18 साल की है आई गेस। और कंक्रीट का पूल था जिसके अंदर गिरी है। इनिशियल जो प्रॉब्लम पैदा हुई थी ना, वो कंक्रीट पर चल कर ही हुई थी, क्योंकि इसकी हड्डियां डिसबैलेंस होना शुरू हो गई थी। इनको नरम मट्टी या फिर मट्टी पर चलने की, जाहिर है अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर एक स्ट्रक्चर को इसी तरह बनाया है ना, सड़कों पर चलने या सीमेंट के स्लैबों पर चलने के लिए तो नहीं बनाया। सड़कों पे तो नहीं चलना था ना, उसका तो घर जंगल होता है, तो लिहाजा उसने तो उन्हीं चीजों पे चलना था। एनीवे, अब नूरजहां इज इन अ वर्स्ट स्टेट टू बी ऑनेस्ट। जब से पता लगा है ना, बड़ा ही दिल पसीज सा गया है। I felt really sad this morning. देखिए, एवर सिंस कावन से हमें थोड़ी सी सेंसिबिलिटी आई कि दिस इज़ रॉन्ग, दिस शुड नॉट बी, और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई लोगों को और फिर उसका तो खैर काम हो गया। लेकिन इसकी जो हालात थे तो खड़ी नहीं हो सकती थी। इन एनी केस दुनिया ने इसको फोकस दिया, वो 4 पॉज वाले आए, उन्होंने इसकी सेहत को देखा, पूरी डायरेक्शंस देके गए कि क्या करना, हम अपडेट्स देते रहे, लेकिन अंजाम ये हुआ एंड में। अब पता हम क्या कहेंगे, अब हम यही चाहेंगे कि अगर इसका इलाज यहाँ हो सकता है तो ठीक, वरना सलमान सूफी साहब जो वज़ीर आज़म के मोहब्बन खुसूसी हैं, जो इन मामलात में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, इसको यहाँ से भिजवाएं, इसको यहाँ से ट्रांसपोर्ट कराएं, इसके लिए कोई इंतज़ाम किया जाए, बिकॉज हम नहीं हैं इस काबिल। मतलब शायद हमारे मुल्क में उसके बाद कोई हाथी बचेगा देखने के लिए बच्चों के, या कहीं भी किसी भी सेंचुरी या किसी भी जगह पे, आई डोंट थिंक सो। एंड मैं जू या नॉट जू की डिबेट में नहीं पढ़ता, बट बच्चों को हाथी देखना बहुत पसंद होता है, उन्हें शौक होता है। अच्छा, बख्तावर भुट्टो जरदारी, आपको पता ना, बख्तावर भुट्टो जरदारी जो हैं बहुत ही एक्टिव हैं उन सोशल मीडिया, तो इस किस्म की जो भी चीज़ें होती हैं वो अपनी राय ज़रूर देती हैं। अब उनका भी ये कहना था, बल्कि उनका तो ये कहना था कि जू को बंद कर देना चाहिए, बेसिकली बिकॉज KMC के जिनके अंडर ये आता है जू, दे आर नॉट केपेबल ऑफ रनिंग इट। अब आई थिंक एक्चुअली मेरा अपना ओपिनियन तो ये है कि जूज होने ही नहीं चाहिए। मतलब इट्स एन ऑब्सोलीट आइडिया, इट इज़ एन अनफेयर आइडिया। ये जुल्म है जानवरों को के ऊपर कि अगर उनको किसी एक जगह पे बंद करके रख दिया जाए। लेकिन अब बख्तावर का भी ये कहना, वैसे बख्तावर को तो हम कहेंगे कि और भी किसी चीज़ें जो बहुत सी काम नहीं कर रही, उन पर भी थोड़ी सी। बीइंग अ फादर ऑफ चिल्ड्रन, मेरे बच्चों को जानवर देखने का बहुत शौक है और हमारे यहाँ कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मैं नहीं चाहता कि जू हो, लेकिन सफारी पार्क्स होते हैं, इंतजाम हो जंगलों में रखने। अब वो जंगले एज इन फेंस जो लोहे के जंगले होते हैं ना, उसमें जंगलों वाली बात नहीं, जंगलों में रखने वाला कॉन्सेप्ट जरा ऑब्सोलीट है। लेकिन अगर जू / सफारी पार्क जहाँ पे जानवरों को एक्चुअली एक बेहतर एनवायरनमेंट दिया जाए, तो पूरी दुनिया में बेहतर तरीके से जानवरों को रखा भी जा सकता है। KMC तो अब्बासी शहीद अस्पताल नहीं चला सकता, वो जानवरों का क्या ख्याल रखेगा? उससे तो इंसान नहीं संभाले जा रहे। आप अस्पताल जाके देख लें, लोग बाथरूम के बाहर पड़े आपको जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला नजर आएंगे, फिर हम सोचते हैं कि वो हाथी को बचाएंगे। तो फिर तो हमारा सिस्टम A to Z ऑफ है, क्योंकि वरना दुनिया में जूज जो है, न्यूयॉर्क का जू अगर आप देखें, बर्लिन का जू, दुनिया जानती है बर्लिन का जू जो है देखने वाला है, लेकिन वहाँ उन्होंने उनको वो इन्वायरमेंट्स दी हुई हैं जानवरों को जिनके वो यूज टू हैं। वो लेवल ही कुछ और है। आई एम सॉरी, हम ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकते कि पाकिस्तान में, आपने बड़ी एग्जांपल्स दी कि हम क्या उनकी टेक केयर करेंगे, इधर करेंगे, नहीं कर सकते, जाने दो, ख़त्म कर दो ये सारा सिस्टम। बहुत ही बुरा हाल है और ये डिबेट जो है, मुझे लग रहा है कि दोबारा से 2-3 दिन के लिए बात होगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। मतलब हम कितनी चीज़ें हैं हमारे बचपन में एंटरटेनमेंट की, प्लानिटेरियम्स होते थे, एक्वेरियम्स होते थे, मल्टीपल जगह होती थी जहां हमने अपना बचपन गुजारा हुआ है। इस्लामाबाद में एक बर्ड पार्क भी है जो कि देखने वाला है। इफ यू आर इन इस्लामाबाद और गोइंग टू इस्लामाबाद, अब यहाँ तो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट की चीज़ें कम होती जा रही हैं। हमारे बच्चों की एंटरटेनमेंट क्या बन गई है? मॉल जाना,
दिस इज ट्रेजेडी। या गेमिंग या सीरियसली आप मॉल ले जाएं और फूड कोर्ट में बिठा के कुछ एंटरटेन करा दें। सैड बात है, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, ये बहुत ही वैसे अब्दुल्ला, ये सिर्फ हमारे बच्चों, ये बड़ा ग्लोबली ये फिनोमेना है कि बच्चे इतने आउटडोर्स ही रहे नहीं है, उनको बड़ा माइल करना पड़ता है। हमारा मौसम तो इजाजत देता है, हमारा मौसम तो इजाजत देता है, ठीक है। यूएई वगैरह में मुझे समझ आता है, आपके बहन भाई भी रहते हैं, मेरे बहन भाई भी रहते हैं, वो तो सहरा इतना तपरा होता है कि वहाँ पर नहीं इस तरह से आउटडोर एक्टिविटी। ओके, नाउ वी आर शोइंग सम विजुअल्स टू यू। कराची में एक सफारी पार्क भी है और ये हाथी भी हैं वहाँ, तो वहाँ हाथी भी हैं और जानवर भी हैं। तो आप नूरजहां को इधर ले आए। अगेन जू क्यों है जब हमारे पास एक सफारी पार्क भी है? और बाय द वे रावलपिंडी में भी एक सफारी पार्क है, लाहौर में भी एक सफारी पार्क है, एंड और भी है, तो आप जरूर बताएं। लेकिन तो फिर यू शुड हैव ऑलरेडी ट्रांसफर्ड नूरजहां एंड अदर एनिमल्स टू द सफारी पार्क। तो हमारे पास इस किस्म की जगह तो है। इसको प्रोजेक्ट करें ना, इसको बताएं तो सही आवाम को। मतलब सीरियसली एक कैंपेन सफारी पार्क ऑफ कराची पे भी चलनी चाहिए कि लोगों को, कराची में रहने नस्ल दर नस्ल बसने वालों को पता हो कि ये सफारी पार्क कहाँ है, यहाँ क्या सहूलत मिलेगी। बच्चों के साथ चले जाएंगे तो कैंटीन होगी, बाथरूम होगा। मतलब इसको डेवलप करें ना, इसको बनाएं और बताएं लोगों के कि हाँ भाई अब जाओ सफारी पार्क करो, आपकी भी आमदनी होगी, जानवरों का भी भला होगा और एक डिफरेंट चीज देखने को मिलेगी भाई। अच्छा जी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है अब्दुल वली, जिनके पास कुछ अपडेट्स हैं, तो ही इज रिगार्डिंग दिस। ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली, सो लेट्स लिसन टू हिम। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कराची चिड़ियाघर से, जहाँ 17 साल बीमार हत्ती नूरजहां की जो तबीयत है वो ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही थी कि बेहतर हो जाएगी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो है वो तालाब में नहाते हुए उसके बाद तकरीबन 4 से 5 घंटे वो वहाँ पर मौजूद रही और उसके बाद वो निकलने से जो है वो कासिर रही। इंतज़ामिया के मुताबिक जो है वो हत्ती नूरजहां को क्रेन के ज़रिए से ही जो है वो बाहर निकाला गया। और इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहे हैं चिड़ियाघर से ही, जहाँ पर जो डॉक्टर्स की जो टीम है, जो मकामी डॉक्टर्स है, वो इस वक्त तिबी इमदाद जो है वो हत्ती नूरजहां को फराहम कर रहे हैं। मेरे कैमरामैन साजिद अगर आपको दिखा सके, वो जो है वो तालाब है मेरे अकब में मौजूद है, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ जो है वो नूरजहां जो है वो नहा रही थी और उसके बाद वो निकलने से वहाँ से कासिर रही। टीम फॉर पॉज ने जो है वो यहाँ पर दौरा किया, क्योंकि जो हत्ती नूरजहां है वो बिल्कुल चलने से कासिर थी। उन्होंने तिबी इमदाद फराहम की, जिसके बाद ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही थी कि किसी तरीके से जो है वो उसके बाद उसके सेहत में बेहतरी आएगी और वो चलने के काबिल होगी। उसके बाद हमने देखा भी कि उसके सेहत में जो है वो बेहतरी आने लगी थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या जब पेश आया उसके बाद अब वो मुकम्मल तौर पर जो है वो माजूर हो गई है और अब किसी भी तरीके से वो नहीं चल सकती। मैं अगर आपको यहाँ की कराची चिड़ियाघर की मैं सूरत हाल आपको बताऊँ तो यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ जगह जगह पर हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से जो जानवर है वो महज चंद जगहों तक ही महदूद हो गए हैं, जिसकी वजह से वो अब चल नहीं सकते हैं आज़ादाना तौर पर। इसीलिए जो टीम फॉर पॉज है उन्होंने भी यहाँ का दौरा किया और इंतज़ामात को जो है वो नामुकम्मल करार देते हुए उन्होंने भी यही हिदायत दी। यहाँ के जो इंतज़ामिया है, जो डॉक्टर्स हैं, उनको भी यही बताया कि जल्द अज जल्द जो है वो हत्ती नूरजहां और को यहाँ से जो है वो सफारी पार्क मुंतकिल कर दे, ताकि वो आज़ादाना तौर पर घूम फिर सके और जो हत्ती की जो रिक्वायरमेंट होती है वो वहीं पर पूरी हो सकती है। लिहाजा उन्होंने इंतज़ामिया से बात की है कि किसी भी तरीके से हत्ती को जो है वो कराची चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल कर दे। और अब इंतज़ामिया की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि जैसे ही हत्ती नूरजहां को अब क्रेन के ज़रिए से दोबारा खड़ा किया जाता है उसके बाद ही वो सफारी पार्क मुंतकिल कर देंगे। जी यार, पीछे उसे बेसुध देख कर ना मेरा हार्ट नहीं लग रहा था कि ये उठेगी अब दोबारा। ऑल्सो बिकॉज ये कोई बहुत हेल्थी जानवर कोई तालाब में गिर के बीमार या ये नहीं हुआ, ये ऑलरेडी बहुत बीमार थी, तो इसके लिए तो पूरी एक टीम आई हुई है। ये तो इट्स बैड टू वर्स नाउ, आई वुड से। अच्छा जी, ऑफ कोर्स हम आपको अपडेटेड भी रखेंगे। जो इसके जिम्मेदारान हैं वो इस पर नजर रखे हुए हैं और इस पे वाकई एक टास्क फोर्स बनाकर किसी को इस पे डिप्यूट किया हुआ है कि भाई इसकी ट्रांसपोर्टेशन, इसकी सेहत, इसके लिए अगर डॉक्टर्स दरकार हैं बाहर से, यहाँ से, जो भी करना है इसके लिए कुछ किया जाए, इसको आज़ाद कर दे।
अच्छा जी, मूविंग ऑन, और अब आपको अपडेट भी कर दें, सुप्रीम कोर्ट 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने पर तुली है, लेकिन हुकूमत किसी सूरत मानने को तैयार नहीं और नतीजे में पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान खुली जंग जारी है ऑफ कोर्स। और सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर ढूंढ रहे थे कि इसको किस तरह से बयान करें, जंग ही है, लेकिन ये जंग है, अब है तो है, क्या कर सकते हैं। मतलब अगर जो माइंड कर रहे हैं इसको जंग ना कहें तो फिर उनको कहें जंग ना करें, क्योंकि दिस इज व्हाट इट इज। सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर इख्तलाफात ने सूरत हाल और भी तशवीशनाक बना दी है और हुकूमत ने चीफ जस्टिस के बेंच बनाने और अज खुद नोटिस के इख्तियारात कम करने के लिए एक्ट बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कल इस पर अमल दरामद रोक दिया। हुकूमत इस पर सख्त बरहम है, क्या कह रहे हैं जरा देखें। आज मुल्क की आला तरीन अदालत की साख मुतासिर हो रही है और बदस्तूर मुतासिर होती जा रही है। हम बिल्कुल अदालतों का एहतराम करते हैं, लेकिन जब अदालत की साख मुतासिर होती है तो पूरे निज़ाम की साख मुतासिर होती है। इसका बड़ा एक आसान हल था कि आप फुल कोर्ट बना देते, जो फैसला वहाँ से आता उसको उंगली ना उठा सकता। आज सबके लिए लम्हा फिक्रिया है, अदालतों के लिए भी और हुकूमत के लिए भी, कि ये मुल्क के अंदर जो मसला पैदा हुआ है, जहाँ पूरी कौम आज तमाशाई बनी है, इसका बैठकर हल तलाश करें। एक जानिबदार और जूनियर बेंच ने एक गलत मफरूज़े की बुनियाद पर आइन से मुतसादम और इंतहाई कबल अज़ वक्त फैसला दिया है। अब पहला ऑप्शन तो पार्लियामान के पास ये है कि हुकूमत से ज्यादा कि जो पार्लियामान का हक है कानून साजी का, जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, कि पार्लियामान इसी कानून को दोबारा पास कर दे और फिर वो सारा प्रोसेस करे जिससे हम गुजरे हैं। 2 दफा कहा गया कि जी अदलिया की आजादी के ऊपर कोई कदगन लग रही है, जैसे मैंने कहा ये गलत मफरूजा है, तो हमने तो एक इख्तियार भी उसको हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ इख्तियार के इस्तेमाल को वसी किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो कहा था कि ये एक इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट है, एक साम्राज्य सुप्रीम कोर्ट बन चुका है, ये बिल्कुल गलत मफरूजा है कि पार्लियामान किसी भी तरह अदलिया की आजादी को जो है वो खुद मुख्तारी को कम करना चाहती है। हुकूमत भी खामोश बैठी नजर नहीं आ रही है और कौमी असम्बली का हंगामी इजलास आज शाम 5 बजे तलब कर लिया गया है, जिसमें अदालती फैसले के बाद हुकूमत नई हिकमत अमली तय करेगी। इन कैमरा सेशन भी बाय द वे जारी है। इससे पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हो गया है। रेफरेंस में कहा गया है कि बेंच ने इख्तियारात से तजावुज किया। हुकूमत और अदालत के दरमियान जारी जंग की एक झलक आज भी नजर आई। इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन ने इन चैम्बर समात की और इस दौरान अटॉर्नी जनरल दीगर हुक्काम पेश हुए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने अदालत को साफ साफ बता दिया कि हुकूमत पैसे नहीं दे सकती, क्योंकि पार्लियामेंट ने हुकूमत को फंड्स देने का इख्तियार ही नहीं दिया, तो फंड्स कैसे जारी हो सकते हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया और उस पर स्टेट बैंक कैसे अमल करेगा इस मामले पर यह भी एक सवाल है। स्टेट बैंक अपने तय कोई कुछ एक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। अब आगे क्या हो रहा है आपको बता दें कि दूसरी तरफ पार्लियामेंट में कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत सिविल और अस्करी क़यादत शरीक हुई और आर्मी चीफ का पार्लियामेंट आने पर डेस्क बजाकर इस्तकबाल आपको पता है एक तरीकेकार है, उधर तो डेस्क बजा रहे थे और हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान महाजराई किसी तरह भी रियासती मफाद में नहीं। बहुत कुछ कहना था एक्चुअली, बट दिस इज द अपडेट। This is the update, and the sad part is that there is no update absolutely for. There is no good news for Pakistan. मतलब it is going worse from bad to worse now with every passing day, probably with every passing hour. और भी बहुत सी खबरें हैं, I'm sure आपको पता तो लगी गई होंगी। अगर नहीं पता तो आप सोशल मीडिया का रुख कर सकते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस्लामाबाद मरियम नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल है मरियम, बताइएगा, बहुत कुछ होता रहा, आज भी एक बड़ा इवेंटफुल दिन रहा, अभी क्या चल रहा है? जी, आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो 3 रुकनी बेंच, जिसने 4 अप्रैल को ये ऑर्डर किया था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 14 मई को पंजाब में आम इंतखाबात कराए, और इसके साथ ही जो है वो वफाकी हुकूमत को ये ऑर्डर किया गया था कि इलेक्शन कमीशन को 10 अप्रैल तक फंड जारी किए जाए और फंड्स की तफसील जो है वो 11 अप्रैल को जो है वो अदालत में इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट जमा कराने का कहा गया था। और इलेक्शन कमीशन ने जब अदालत को ये बताया कि उनको फंड्स नहीं दिए गए, तो उसके बाद अदालत ने इन चैम्बर समात रखी और आज उस इन चैम्बर समात का जो है वो अहवाल कुछ इस तरह था कि
इलेक्शन कमीशन हुकाम भी पेश हुए, उसके साथ ही गवर्नर स्टेट बैंक जो कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक है इस वक्त, वो भी पेश हुई और उसके साथ वजारत खजाना के हुकाम भी पेश हुए। और अटॉर्नी जनरल ने जो है वो वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा और उनको ये बताया कि वफाकी हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत ने 4 अप्रैल के हुक्म पर अमल किया और उस हुक्म पर अमल करते हुए जो है वो कंसोलिडेटेड फंड जो है उनको जारी करने के लिए पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए बिल लेके आए। पार्लियामेंट ने बिल जब मुस्तरद कर दिया है तो वफाकी हुकूमत जो है वो स्टेट बैंक को ये ऑर्डर नहीं कर सकती कि वो कंसोलिडेटेड फंड जारी करे, इसलिए स्टेट बैंक को वफाकी हुकूमत ने कोई भी हुक्म नहीं दिया। उसके बाद अदालत ने जो है वो हमारे जराये ये बताते हैं कि अदालत ने बरहमी का इजहार भी किया अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ पे और ये भी कहा कि अदालत ने जो हुक्म 4 अप्रैल को दिया था उस पर अमल जो है वो कराया जाएगा और अदालत ने स्टेट बैंक को उसके बाद ये हुक्म दिया है कि वो बराह रास्त ये जो फंड्स हैं इनको जारी करें अदालती हुक्म पर। और इसके साथ ही हमारे जराये का ये भी बताना है कि स्टेट बैंक को ये भी हुक्म दिया गया है कि पीर तक ये फंड्स जारी करके अदालत को ये रिपोर्ट दी जाए कि फंड जारी हो गए हैं। अब जो है वो सूरत हाल इसके अलावा कुछ हुए हैं कि वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि उन्होंने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। गुज़िश्ता चंद दिनों से ये बात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत दीगर सियासी जमातों की जानिब से भी कही जाती रही कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है या नहीं। तो आज अटॉर्नी जनरल ने यह कहा है कि क्योंकि अदालत ने के हुक्म पर वफाकी हुकूमत ने अमल कर लिया है और बिल पेश कर लिया था तो ये उनके एंड पे कंटेम्प्ट नहीं होगी, लेकिन स्टेट बैंक को बराह रास्त फंड जारी करने का हुक्म दिया गया है आज। अब स्टेट बैंक इस पर किस तरह से अमल दरामद करता है that remains to be seen। बहुत शुक्रिया आपका मरियम, थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस। अच्छा जी, इसी पे जरा माहिराना राय भी लेते करते हैं। बिल्कुल, माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आपसे हम ये पूछेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हुकूमत तो अब बिल्कुल आमने सामने हैं और अब कोई ऐसा ढका छुपा मामला भी नहीं रहा, एवरीथिंग इज आउट इन द ओपन। तो इसी दौरान एक शहरी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के खिलाफ रेफरेंस भी भेज दिया गया है। आपको पता है चीज़ें ऐड होती जाती हैं, तो क्या इस तरह के रेफरेंसेस को सीरियस लेना चाहिए आपको, आपके ख्याल में? देखिए, आइन के तहत तो कोई भी शख्स अगर चाहे तो किसी जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसके खिलाफ रेफरेंस भेज सकता है। अब वो एक अलग बात है कि उसको किस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट डील करती है, लेकिन उसमें हक तो है, उसको कोई रुकावट नहीं है उसमें। और ख़ास तौर से इस मौके पर जो आपने खुद ही कहा कि यहाँ पर कॉन्फ्रंटेशन बहुत ज़बरदस्त हो गई है और जिस तरह से ये 8 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई है उससे जाहिर होता है कि बज़ाहिर जिस तरह से बनाई जाती है बेंचेस, वो तरीका नहीं इस्तेमाल हुआ, इसमें और भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे। तो इस सूरत में मेरे ख्याल में इस किस्म की पिटिशंस तो आएंगी अगर हमारी कोर्ट्स और हमारे दूसरे अदारे आइन के मुताबिक काम नहीं करेंगे तो यकीनन इस किस्म की पिटिशंस आएंगी। अच्छा, ये बताइएगा शाइक साहब के इलेक्शन वाले केस में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इन चेंबर समाअत करता है। वजारत खजाना, इलेक्शन कमीशन, दाखिला, दिफा, स्टेट बैंक वगैरह सभी से पूछगछ हो रही है। स्टेट बैंक का तो ऑर्डर भी हो गया। अगर हर जानिब से जवाब मिलता है कि 14 मई को इलेक्शन मुमकिन नहीं है तो कोर्ट के पास क्या ऑप्शंस रह जाएंगे फिर? देखिए, कोर्ट जो है ना वैक्यूम में तो काम नहीं करती ना। कोर्ट तो करना चाहिए काम जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स सामने हैं उसकी बिना पर। कोर्ट यकीनन हुक्म दे सकती है लोगों को, लेकिन हुक्म देना आसान होता है लेकिन वो काम कराना मुश्किल होता है। इस वास्ते कोर्ट हमेशा ऐसे हुक्म देते हैं जो कि माने भी जाएं और वो उस पर अमल भी हो सके। लेकिन अगर इस किस्म का कोई हुक्म आएगा जिस पे अमल नहीं हो सकेगा, जिस तरह कि आपने भी मेंशन किया कि अगर ये डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं और कह देते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई चारा नहीं होगा बजाय इसके कि फिर वो फेडरल गवर्नमेंट के लोगों को बुलाएंगी, प्राइम मिनिस्टर को बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप ये कंफर्म करें कि जो आपके डिपार्टमेंट्स कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। और अगर उन्होंने भी जाके कंफर्म कर दिया कि जो डिपार्टमेंट्स कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई चारा नहीं होगा इसके बजाय कि वो अपने ऑर्डर को दोबारा रिव्यू करे। अच्छा, अब फाइनली ये भी बताइएगा कि जिस तरह हुकूमत और पार्लियामेंट ने खुलकर कह दिया है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी या 8 रुकनी बेंच के फैसले ही नहीं बल्कि बेंचेस ही कबूल नहीं, तो ये बहरहाल ऑब्वियसली एक संजीदा बात है। तहरीक इंसाफ समझती है कि इस पर पार्लियामेंट फारग हो सकती है, हुकूमत तक तो ठीक है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट पूरी की पूरी पार्लियामेंट को फारग कर सकती है? जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को फारग नहीं कर सकती।
और इस तरह की कॉम्पिटिशन अक्सर होती रहती है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में बसूरत चूँकि लोगों के तौर तरीके मुख्तलिफ हैं, इस वजह से ये अक्सर होता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हो सकती कि सुप्रीम कोर्ट को ये कह सके कि पार्लियामेंट कल से बंद कर दी जाए या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को हटा दे। ये मामला बसूरत दोबारा इसकी हियरिंग होनी पड़ेगी, और उसकी हियरिंग के लिए अब उनको चाहिए यही कि अगर चाहते हैं कि वो एक ऐसी जजमेंट हो जिससे कि कोई इनकार न कर सके, तो उसमें फुल कोर्ट मौजूद हो, सारे जजेस मौजूद हों, और फिर वो मिलकर के फैसला करें। फिर वो जो जजमेंट होगी उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी फॉर योर एक्सपर्ट ओपिनियन। अच्छा ये मैं आपको आने वाले मामला जो बताने लगा हूँ ना, उस पर जरा मुस्कुराहट आ रही है। That is not enough, तो हमें मजीद बढ़ते रहना चाहिए। नहीं, जमात इस्लामी के हाफिज नईम साहब और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुलाकात हुई है, और गवर्नर साहब भी माशाल्लाह खुश भी हैं आजकल, और अपने मामलात उनके अलग ही चल रहे हैं। और किस बात पर गुफ्तगू हुई, बहुत से और बात पर बात हुई होगी, लेकिन एक तफसीली गुफ्तगू हुई है मेहंदी, चूड़ियों और पकौड़े तलने पर। नहीं, मजाक कर रहे हैं। I'm telling you क्या? हाँ, गवर्नर सिंध कहते हैं कि हमने एजेंडे में पकौड़ा और मेहंदी पर भी गुफ्तगू की है। गवर्नर सिंध ने कहा कि चांद रात को हमने माओ बहनों के लिए मेहंदी का इंतजाम किया है। गवर्नर हाउस में आपको पता है जैसे ओपन इफ्तारी भी हो रही है ना, विच इज़ गुड एक्चुअली, एनीबडी कैन गो, बट आई वंडर कि ये क्या कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन करी है, सरकार के पैसों से सारा कुछ हो रहा है। हाफिज साहब चांद रात को आए, हम मिलकर अपनी माओ बहनों का इस्तकबाल करेंगे। आई वंडर हाफिज साहब का क्या जवाब था आगे, प्लीज ये भी बताइए। मैंने हाफिज साहब से पूछा कि हमारी बहन और आपकी बेगम साहिबा को मेहंदी लगाने पर एतराज तो नहीं होगा। हाफिज साहब ने कहा एतराज तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन पैरों में नहीं हाथों में लगाएं। आज अब्दुल्ला नहीं, पहले आप मुझे मजाक। अच्छा पता है क्या, मुझे बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है सारी बातें बताते हुए भी। तो हमारे पास गुफ्तगू है जो आपस में बात कर रहे हैं हमारे पास, तो हम प्लीज चला दें, क्योंकि इन्हीं से सुन लें आप ये क्या कह रहे हैं आपस में। आप मतलब आप गवर्नर साहब और हाफिज साहब की जुबानी ही सुने, बिकॉज आई एम सो क्यूरियस टू नो कि किस तरह चली होगी कॉन्वर्सेशन। लेट्स वॉच टुगेदर। तो हमारा इख्तिलाफ ये है कि माजी में जब ये पिछली मरदमशुमारी थी तो उस वक्त इसकी मंजूरी नहीं होनी चाहिए थी। उसमें MQM के वज़रा उस काबीना का हिस्सा थे। फिर रिजीम चेंज के मौके पर ये हमारे लिए वाकई अगर ये रेड लाइन है तो इस रेड लाइन को उस तरह से क्यों नहीं नुमाया किया गया। फिर अभी भी जो SOP बनी, इस SOP में ये फ्लॉ है ना कि इसमें आप एक्सेस नहीं दे रहे डेटा का, तो ये कैसे SOP मंजूर हो गई। आप हुकूमत का हिस्सा हैं और एक्सेस मिलना चाहिए डेटा में। मैं गवर्नर साहब आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप इस पर फोकस करें कि ये एक्सेस क्यों नहीं दे रहे, ये छुपकर कार्रवाई क्यों डाल रहे हैं, क्यों अपने डेटा को सबके सामने ला सकते, इसलिए कि आप फ्रॉड कर रहे हैं इसलिए नहीं ला रहे। पकौड़ों की बात भी आज क्लियर हो गई, तो अब आइंदा नहीं होगी। हाफिज साहब ने कहा मुझे जब पता चला कि वो जो कढ़ाई है वो आपकी अपनी है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप पकौड़े तलें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। एक ही कढ़ाई में एक ही चम्मच से सारे इत्तेफाक से पकौड़े बनाए। बस ये तो खैर अच्छी बात है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस शहर को हम बना दें। बस नहीं हम ये शहर बना दें, पकौड़े खुद ही सब लोग तल लेंगे अपने अपने। पकौड़े तलने पे एतराज़ नहीं है, हमारा एतराज़ ये था कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि मेहंदी हमारी बहनों के हाथों में लगाएं, मर्दों के पैरों में ना लगाएं। तो ऐसा ना हो कि पैरों में मेहंदी लग जाए और सुई गैस का मसला हल ना हो, मरदमशुमारी का मसला हल ना हो, कोटा सिस्टम का मसला हल ना हो, और हमारा के इलेक्ट्रिक पे तो जो है ना वो बिल्कुल ही कोई भी नहीं आता सामने। नहीं मैं हाँ, तो बस इसको सीधा होना मैंने तो कहा इसके लाइसेंस को रिन्यूअल होने में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो गवर्नर। जिंदाबाद, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल मेहंदी वाली बात वैसे हमारे पास इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो बातें ज़रूर हुई हैं। हाँ, लेकिन पकौड़ों की जो कि बातें थी, लेकिन हाफिज साहब को ये बात ठीक थी। उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने कहा कि शहर हम जो हैं उसको बना दें तो पकौड़े तो सब लोग खुद ही अपने अपने तल लेंगे। बेसिकली ही ट्राई टू ब्रिंग इट बैक टू दैट कॉन्वर्सेशन। लेकिन चलें, अब एटलीस्ट आपको ये पता चल गया है कि देयर इज एन ऑप्शन ऑन चांद रात के आप किधर जा सकते हैं। गवर्नर हाउस। जी, गवर्नर हाउस इज ओपन। एक्चुअली गवर्नर हाउस हैज़ बीन ओपन दिस एंटायर मंथ फॉर इफ्तारी फॉर एनीबडी। तो उस तरह भी अगर आप इफ्तारी भी करना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं। आप अगर गवर्नर हाउस जाकर देखना चाहते हैं, इफ्तारी करना चाहते हैं, तो यू कैन जस्ट गो। उस दिन हमारा गुजरना हुआ, इत्तेफाक हुआ, और वहाँ पे एक्चुअली बहुत सारी मोटर बाइक्स इफ्तारी के बाद गुजरना हुआ, जब लोग रोज़ा ख़त्म करके कहीं भी निकल रहे होते हैं 7:30-8 बजे के करीब। तो बहुत सारी बाइक्स और बहुत सारे रिक्शे वाले दरअसल गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद थे और अंदर से निकल रहे थे और अपने घरों को लौट रहे थे।
तो वो वाली बात जो एक ज़माने में हम इमरान खान और PTI से सुनते थे ना कि इन मकामात को आवाम के लिए खोल देंगे और लाइब्रेरियाँ बना देंगे, और PTI के दौर में तो कुछ नहीं हो सका, लेकिन एक्चुअली नॉर्मल आदमी की एक्सेस जरूर ऑन हो गई। चले, बहुत अच्छी बात है, एक्सेस होगी, लेकिन वी हैव सो मेनी प्रेसिंग प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज देयर। मतलब मेयर है नहीं हमारे पास, शहर के हालात आप देख लें, और मेरा ख्याल है कि हाफिज साहब जो थे, ही वाज ट्राइंग टू ब्रिंग इट टू द पॉइंट कि आई बेसिकली जरा शहर की बात कर ले, क्योंकि शहर जब ठीक हो जाएगा तो बाकी पकौड़े चकौड़े तो हो ही जाएंगे। आई फेल्ट इन दिस कॉन्वर्सेशन दैट ही वाज ट्राइंग टू ब्रिंग इट बैक टू दैट। सो हमारी गवर्नर साहब से गुजारिश है कि ये ठीक है, अच्छे एलिमेंट्स हैं, बट ये बड़ा कॉस्मेटिक लगता है अगर अंदर एक कैंसर पकड़ा हो। लगता नहीं है, ये कॉस्मेटिक है भी। सो बहुत से इस शहर के मसाइल हैं जिनको आपकी तवज्जो की ज़रूरत है, जिस पे आप तवज्जो दें। ये इफ्तारियाँ वगैरह भी चलती रहेंगी साथ में, और पकौड़े भी दे दें तवज्जो के साथ साथ, कोई मसला उसमें तवज्जो के साथ पकौड़े भी देते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बट एनीवे, ब्रेक के बाद हाजिर हुई। अच्छा जी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज आज से शुरू हो रही है। सो यू नो व्हाट यू आर डूइंग टुडे। वी हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। फाइनली पहला T20 मैच जो है आज रात को 9 बजे कदाफी स्टेडियम में शुरू होगा। ऑफ कोर्स, सो ऑल द लाहौरीज आर इनवाइटेड, मेरी तरफ से जाएं, जरूर देखें, एंजॉय करें वहीं अतराफ में। आई वंडर कि वो जो मशहूर खाबों की दुकानें हैं कदाफी स्टेडियम के अतराफ, क्या मजा आएगा इस सीरीज की वजह से शायद पता नहीं ऑपरेट करेंगी कि नहीं करेंगी। व्हाट डू यू मीन, क्यों नहीं करेंगी? सैरियां भी तो होंगी उसके बाद, सिक्योरिटी थ्रेट्स भी तो होते हैं ना। मेरा ख्याल है कि मैच अगर खत्म हो जाएगा टाइमली तो फिर सहरी के वक्त तो मामला तो ओपन हो ही जाएंगे। सिक्योरिटी देखो 9 बजे मैच है, ठीक है, तो खाने तो वो पूरी रात चलते ही 11 बजे अगर मैच हो, दुकानें अगर 12 बजे भी खुल, ठीक है, कुछ हो सकता है मैनेज। मेरा ख्याल है वहाँ बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास, आपको पता है ना। सो कल T20 सीरीज की ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई में कप्तान बाबर आजम और कीवी कप्तान भी शरीक हुए। बाबर आजम का कहना था कि सीरीज के लिए खिलाड़ियों ने भरपूर तैयारी की है और कप्तानी के हवाले से लोगों की बातों की फिक्र नहीं है। गुड। So ये अच्छे मूड में भी लग रहे हैं, and he's up for it। थोड़ा सा मुझे लग रहा था वेट जरा झटके हुए हैं, रोज़ा रख के वजन भी कम हुआ है थोड़ा सा। खैर वजन पहले भी बहुत ज़्यादा फिट आदमी है बाबर माशाल्लाह, लेकिन और ज़रा कमज़ोर लग रहे थे। टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया रज़ाक भाई। अब न्यूजीलैंड की सीरीज़ का पहला मैच आज हो रहा है, वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। लाहौर का मौसम, पिच कंडीशंस आपको पता ही हैं, आप रहते हैं वहाँ पे, आपने सारी उम्र खेला है, देखा है। बाबर आजम को क्या करना चाहिए पहले, बैटिंग या फील्डिंग? डेफिनेटली बैटिंग करनी चाहिए और होम एडवांटेज का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये PSL की जैसे मैचेस हुए हैं, पिचेस वैसी नहीं होगी, इसमें थोड़ा सा बिल्कुल फ्लैट पिच होगा, क्योंकि PSL के मैच में थोड़ा सा ग्रास नजर आया, पर यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ फ्लैट होगा। और पहले टॉस जीत के बैटिंग करें और डेफिनेटली अबव 200 स्कोर करना चाहिए पाकिस्तान। अच्छा, अब्दुल्ला ने तो इस तरह दे दी ना चॉइसेस, जैसे टॉस तो जीत चुके हैं हम, तो फिर वो होगा। उम्मीद तो अच्छी रखें ना उन्होंने, ऑफ कोर्स। अच्छा, ये बताइएगा कि बज़ाहिर तो पाकिस्तान एक मजबूत यूनिट नजर आ रहा है, लेकिन बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन, हारिस एक ब्रेक के बाद मैदान में उतर रहे हैं, तो क्या फॉर्म और रिदम पर कोई फर्क नजर आ सकता है, आपको लगता है? नहीं, देखें, ये जो क्रिकेट है, प्रैक्टिस से आपको आप कम बैक कर सकते हैं और इंजरीज चलती रहती हैं, ये भी पार्ट ऑफ गेम है, लाइफ है। और ये एक थोड़ा सा प्रेशर इन पे इस चीज का होगा कि एहसानुल्लाह और जमान खान इस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, रन्स भी रोक रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं, तो ये आपस में कंपटीशन बनेगा। आपस शाहीन है, हारिस है, एहसानुल्लाह, जमान के इनमें से कौन अच्छा परफॉर्म करता है, और ये एक अच्छी चीज होती है जिससे पाकिस्तानी टीम को बड़ा फायदा पहुंचे। अच्छा, अब न्यूजीलैंड की टीम सीनियर खिलाड़ियों की अदम मौजूदगी में बहुत मजबूत नजर नहीं आती है रज़ाक भाई, लेकिन उनके पास स्पिनर्स अभी भी बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तानी बैटर्स हालिया सालों में स्पिनर्स के खिलाफ कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं खेल पाते हैं। ये फिक्र होनी चाहिए हमें? नहीं, देखें, जिस तरह की पाकिस्तान की पिचेज है, यहाँ पे स्पिनर्स को कोई मदद नहीं मिल रही, और PSL में हमने देखा है वो अच्छी पिचेज थी, पर यहाँ पे थोड़ा सा ग्रास नहीं होगा तो और थोड़ी फर्म पिच होगी, और ये स्पिनर के लिए इतनी सूटेबल नहीं है पिचेस। और T20 में आपको पता है कि बैट्समैन ने अटैक करना होता है, बॉलर अगर थोड़ा सा अंडर प्रेशर हो जाए तो फिर ना ब्रेक होता है ना कुछ भी नहीं होता, तो बड़ा एक नॉर्मल से मैचेस जैसे एक होते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड में खेल के आ रही है। न्यूजीलैंड की कंडीशन और पाकिस्तानी कंडीशन में जमीन आसमान का फर्क, और उनके सीनियर कुछ प्लेयर भी नहीं है, तो बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए यहाँ पे बॉलिंग और बैटिंग करना।
ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और आपको चीज़ बताएं कि कप्तान बाबर आजम जो है ना वो आज अपना 100th T20 मैच खेल रहे हैं। हाउ अबाउट दैट? दैट इज वेरी कूल। तो आज वो अपनी T20 मैचेस की सेंचुरी जो है वो पूरी करेंगे। तीसरे ये पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं शोएब मलिक 123, मोहम्मद हफीज 119 T20 मैचेस खेल चुके हैं, बट आई एम श्योर बाबर इससे बहुत ज्यादा आगे जाएंगे। ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो, ही इज अ वेरी यंग गाय। अच्छा, एक और ट्रिविया हमारे पास है जो कि आज ही के दिन 14 अप्रैल यानी आज का दिन है। 2021 की बात कर रहे हैं। बाबर आजम T20 में सबसे ज्यादा इनफरादी स्कोर यानी 122 जो है रन्स करने वाले पहले पाकिस्तानी बैटर बने थे। दैट आल्सो हैपेंड टुडे 2 इयर्स बैक। साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपको याद होगा मैच था और सिर्फ 59 गेंदों पर इन्होंने ये स्कोर बनाया था। सो आज की तारीख गवाह है इस बात की कि आज की तारीख बाबर क्या साथ देती है। वाह वाह वाह, इसी पे ब्रेक हो जाए बस। ब्रेक के बाद में वेलकम बैक जी। बहुत सी खबरें आपको पता ही है। इन कैमरा इजलास हो रहा था पार्लियामान में जहां पर बहुत से मामलात पर बात हुई, जिसमें कौमी सलामती के उमूर पर भी गुफ्तगू की गई है, जिसमें सीनियर अस्करी हुक्काम भी शरीक थे। चारों वज़रा आला से मुताल्लिक भी कल तक तो ये बात थी कि उनको मदऊ किया गया है। इसमें से कौन कौन आया ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और आईन पाकिस्तान और पार्लियामेंट आवाम की राय का मजहर है। आर्मी चीफ से मंसूब किया जा रहा है बयान। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि अवाम अपनी राय आइन और पार्लियामेंट के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। इस बारे में मजीद भी जैसे जैसे हम तक अपडेट्स पहुँचेंगी हम आपको बताएंगे। ये भी कहा कि हक़नियत अल्लाह ताला की है और अवाम जो हैं अपने वोट के ज़रिए ये पावर एक्सरसाइज करते हैं अपने अवामी नुमाइंदों के ज़रिए। सो या चलिए, जब हमारे पास मज़ीद डिटेल्स होंगी वी विल स्पीक टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स। अच्छा जी, अब थोड़ी सी अफ्तारियों पे आ जाते हैं और आपको बताएं कि कोयटा में अफ्तारी के बाद चाय के रेस्टोरेंट्स और ढाबे जो हैं वो आबाद हो जाते हैं। एक ज़माना था कराची में भी, अभी चाय ढाबे हैं ना हमारे कराची में चले, बस आप ही का नहीं बीच में आपको पता है कि बीच में आपको पता है ना वो भी एक सिलसिला चला था ना कराची में, जो चीज़ आए उसे मिसमार कर दो, उसे ख़त्म कर दो। वो सारा भी एक दौर था ना। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। बट एनीवे इस वक्त किसी शख्सियत का, किसी ओहदेदार का, तो उस जमाने में बहुत सारे कारोबार ये रोड साइड की रौनकें थी तो खत्म भी हुई। लेकिन कोयटा आबाद है जी, कोयटा में सब कुछ चल रहा है और कहीं दूध पत्ती कहीं चाय के शौकीन जो लोग हैं उन्होंने डेरे जमाए होते हैं एंड दे आर हैविंग। और कहवा जो है ना, कहवा भी बड़ा मशहूर हो चुका है। उसके साथ गुड़ चल रहा है कोयटा में। आपको पता है जो कहवा मिलता है रखते हैं वो गुड़, और उस गुड़ में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं एट टाइम्स। आई हैव हैड दैट। अच्छा, दिस इज नॉट रियली द राइट टाइम टू बी गिविंग दिस। मुंह में पानी आ जाता है। मैंने बात नहीं रिपोर्ट कर रहा है। कोयटा में सर्द मौसम खत्म होते ही मौसम बहार में शामें सुहानी हो गई हैं। रमज़ान मुबारक में अफ्तारी के बाद चाय की तलब बढ़ जाती है। ऐसे में शहरियों की बड़ी तादाद अपने दोस्तों रिश्तेदारों के हमरा शहर के मुख्तलिफ चाय के कैफों का रुख करते हैं। समगली रोड पर चाय का एक कैफे पर तो दूध पत्ती, सब्ज, कावा, गुड़ वाली, कश्मीरी चाय समेत 20 मुख्तलिफ अक़साम की चाय बनाकर ग्राहकों को पेश की जाती है। तकरीबन 20 अक़साम की चाय यहाँ पे दे रहे हैं। उसमें दूध की वैरायटी अलग है, केवे की अलग है, कॉफ़ी अलग है, कश्मीरी अलग है। तो इस तरह मिला के तकरीबन टोटल 20 किस्म की चाय यहाँ पे बन जाती है। नमाज तरावी के बाद चाय कैफों के बाहर कहीं कुर्सियाँ टेबलें सजा दी जाती हैं तो कहीं लकड़ी के तख्त और उनके ऊपर कालीनें बिछा दी जाते हैं। तकरीबन हर उम्र के लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के हमरा चाय के इन कैफों और ढाबों पर पहुंच जाते हैं और गर्मा गर्म चाय के साथ दोस्तों की महफिल सहरी तक जमी रहती है। सारी चाय यहाँ की ट्राई की हैं, कश्मीरी चाय, दूध वाली और ग्रीन टी, और इनके पास अच्छी वैरायटी है चाय की। अक्सर यहाँ पे आते हैं, वैसे भी रमज़ान चल रहा है तो रमज़ान में वैसे ही ये मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ पे टाइम पास हो जाता है सहरी तक, तो हम बैठे रहते हैं, एंजॉय करते हैं दोस्तों के साथ। शाम को दोस्तों की महफिल हो, मेहमानों की मेहमान नवाजी या सहरी का नाश्ता, इसमें चाय लाजमी जुज़ है। रमज़ान मुबारक की शामों में भी कोयटा के चाय कैफों पर दोस्त एक दूसरे को मुख्तलिफ अक़साम की चाय पिलाकर न सिर्फ एंजॉय करते हैं बल्कि दिन भर की थकान भी दूर करते हैं। कैमरामैन अरशद नईम के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़ कोयटा। अच्छा, पहले मुझे लग रहा था कि मुझे सही नजर नहीं आ रहा। मैंने इस वक्त स्टूडियो में हर स्क्रीन पे मुड़ के देखा है, कोयटा में कोई लड़की नहीं है। होती है लड़कियां कोयटा में? यहाँ चाय नहीं पीती, चाय भी पीती होंगी
नहीं तो चाय ही नहीं पीती, उनको पसंद ही नहीं है चाय। नहीं चाय पीती तो हुआ क्या इधर के 800 लोग तो बैठे हुए थे, लड़कियां कोई नहीं थी। वो पब्लिक स्पेसेस उन्होंने अब तक क्लेम नहीं किए कोयटा में। स्पेसेस पे आ जाओ, थोड़ा सा एक कोना अपने लिए बना लो, इट्स ओके। अच्छे मौसम में घरों से बाहर निकलना चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। ये थोड़ी कह रहा है आपको कोई आप अपने भरपूर पर्दे का एहतमाम करके अपने घर वालों के साथ बाहर निकले। हाँ, अपनी फैमिलीज के साथ, कजिन्स अपने मियां के साथ निकले, अपने भाइयों के साथ निकले, अपने अब्बू के साथ निकले। डू योर चादर एंड व्हाटएवर यू वांट, बट गेट आउट एंड रिक्लेम। तो स्पेस मैं बता रही हूँ, अगर नहीं निकलोगे तो वो गई, आइंदा आपके बच्चों को भी, बच्चियों को भी नहीं मिलने वाली वो जगह, इसलिए अभी से वापस बाहर निकल आए। अजीब लगा मुझे ये देख के वैसे। अच्छा, हमारे पास ताज़ा तरीन खबरें मौसूल हो रही हैं हमें। मुसलसल इस्लामाबाद से कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास जारी है। अस्करी क़यादत की कौमी असम्बली के इन कैमरा इजलास में ब्रीफिंग मुकम्मल हो गई है और आर्मी चीफ ने भी इस मौके पर इज़हार ख्याल किया है। अरकान की जानिब से कौमी सलामती से मुताल्लिक मुख्तलिफ इशूज़ पर सवालात भी किए गए हैं। आसिफ बशीर चौधरी हमारे साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ्रॉम इस्लामाबाद। आसिफ, बताइएगा अब क्या अब तक हो चुका है, आप क्या खबरें हमें दे सकते हैं? जी, हमारे ज़राए का ये दावा है कि जो ब्रीफिंग थी अस्करी क़यादत की वो मुकम्मल हो गई है और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जो है वो जो कुर्बानियां दी गई हैं फौज, रेंजर्स, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से, उनको खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने इजलास में ये बताया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से ज्यादा कुर्बानियां दी हैं और हमारे शुहदा की अजीम कुर्बानियों के सबब अमन बहाल हुआ था, लेकिन इस मेहनत को 4 साल के अंदर जो है वो ज़ाया कर दिया गया। अपनी ब्रीफिंग जब उन ब्रीफिंग अस्करी क़यादत के बाद जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो थे उन्होंने फ्लोर ऑफ दी हाउस कुछ अहम सवालात उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि सवाल ये है कि मुल्क में दहशतगर्दी वापस क्यों आई और कौन लाया। उन्होंने वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि तमाम सूबों ने दहशतगर्दी के खात्मे और फाटा इस्लाहात के तहत मकासद के हसूल के लिए जो रकूम दी थी वो कहाँ गई, वो किन उमूर पर खर्च हुई, कौम ने ये रकूम अपना पेट काट कर दी थी। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को दिए जाने वाले अरबों रुपए के जो वसाइल थे उनका वो कहाँ गए, इन सवालों का भी जवाब दिया जाना चाहिए। आर्मी चीफ जो थे उन्होंने कौमी सलामती उमूर पर ब्रीफिंग के अलावा जो है अरकान पार्लियामेंट को आइन के 50 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद भी दी और इसके अलावा उन्होंने कहा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो पाकिस्तान के अवाम हैं और आइन पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय का मजहर हैं। इसके अलावा आर्मी चीफ का यह भी कहना था कि अवाम अपनी राय आइन और पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल करते हैं। हाकमियत अल्लाह ताला की है और अल्लाह ताला के इस हुक्म से ही आइन में उसके मुंतखब नुमाइंदों को इख्तियार दिया गया है। आर्मी चीफ का यह कहना था कि आइन कहता है कि इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए ही इस्तेमाल होगा। ये अभी तक सवालात का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ अरकान कौमी असम्बली भी जो है वो अस्करी क़यादत से कौमी सलामती के उमूर पर सवाल जारी रखे हुए हैं। जी ठीक, अभी तक सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। आसिफ बशीर चौधरी हमें अपडेट कर रहे हैं और ख़बर ये है कि कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास अभी जारी है जिसमें अस्करी क़यादत ने ब्रीफिंग दी है शुरका को और इस वक्त भी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन चल रहा है। इसके अलावा इस्लामाबाद में आपको बता दें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने क्या कहा, उनसे सवाल पूछा गया कि आपने कहा था फैज़ हमीद खुड्डे लाइन लग गया है, क्या इमरान खान भी खुड्डे लाइन लग गए हैं? तो आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि अल्लाह बड़ा बादशाह है, कोई खुड्डे लाइन नहीं लग सकता। और फिर उनसे सवाल किया गया कि आपने कहा था मुज़ाकरात पार्लियामेंट में होंगे, क्या इमरान खान से बातचीत हो सकती है? तो आसिफ जरदारी ने कहा कि आज हामिद पीर के शो में इंटरव्यू दे रहा हूँ इसलिए सवाल छुपा कर रखे हैं। और फिर जो बीच रिपोर्टर्स होते हैं ना, आपको पता है जो हर वक्त वहाँ मौजूद होते हैं जिनकी ये बीट है ये मामलात कवर करना, उन्होंने ज़रा शिकवा भी किया कि आप हमें भी ज़रा सवालों के जवाब दें। तो आसिफ जरदारी ने कहा कि आप हमें लिफ्ट ही नहीं करवाते हो। सो ये हामिद पीर साहब का जो इंटरव्यू है आसिफ जरदारी के साथ 7:05 पर आज जियो न्यूज़ पर होगा। सो फॉर ऑल दोज क्यूरियस तो ये ज़रूर आप देखिएगा। और साथ ही ये जो बात हो रही है सदर आसिफ अली जरदारी के साथ हामिद मीर का इंटरव्यू आप 7:05 पर आज शाम जियो न्यूज़ पर देख सकेंगे। कराची में तो लाइक लिटरली राइट आफ्टर इफ्तार।
चाय पिएं और साथ में इंटरव्यू देखें। अच्छा, वो जो मीडिएशन की कुछ मुज़ाकरात कोई बातचीत हो जाए उसकी बात हो रही है, तो वो भी उसकी भी डिटेल है हमारे पास, जरा आपके साथ शेयर करते हैं। पीपल्स पार्टी ने बताते हैं आपको कि पीपीपी पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ और हुकूमत को एक साथ बिठाने के लिए संजीदा कोशिशें शुरू कर दी हैं और शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तजवीज़ दी गई है कि वो PTI के साथ गैर मशरूत बातचीत शुरू करें और बिलावल भुट्टो ने मुज़ाकराती अमल शुरू करने के लिए एक 3 रुकनी पैनल भी बना दिया है और पैनल के मेंबरान हैं जी सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा और वफाकी वज़ीर नवीद कमर हुकूमती इत्तेहादी जमातों को मुज़ाकरात पर आमादा करेंगे। किस पे ज़्यादा मेहनत होगी, PTI को मनाने पे ज़्यादा मेहनत होगी या हुकूमती इत्तेहादी जो हैं इनके हमनवा जो हैं लोग उनको मनाने पे ज़्यादा मेहनत होगी? ये सवाल क्या कह रहे हैं ये देखें। हम आज भी कोशिश कर रहे हैं, हमने एक कमेटी भी बनाई है सियासी जमातों से मुज़ाकरात की और तवक्को करते हैं कि कोर्ट के अंदर भी ये बात वहाँ भी ये सेंस प्रिवेल करेगी और वहाँ पे भी ये जो मुशावरती अमल है इसके जरिए ही आगे बढ़ने का रास्ता पैदा किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने जिम्मेदारी अपने कांधों पर उठा तो लिए, लेकिन PTI से बातचीत ऑब्वियसली आसान काम नहीं है। पीपल्स पार्टी को सबसे पहले तो अपनी इत्तेहादी जमातों खुसूसन मुस्लिम लीग नून और JUI को मनाना पड़ेगा, जो इमरान खान के हवाले से इंतहाई सख्त मौक़िफ़ रखते हैं और इसी तरह इमरान खान अपने मुखालफिन, वो तो आपको पता ही है, वो तो उनकी तो सियासत ही इस बात पे बेस करती है ना। अगर वो मुस्लिम लीग नून वालों से बात कर लेंगे या फॉर इंस्टेंस वो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी से फिर भी बात कर लेंगे, उन्होंने अपना ही पिक एंड चूज़ किया हुआ है, अपनी मर्जी से वो लोगों को चोर डाकू बना देते हैं। हाँ, उसके लिए कोई केस, कोई सबूत, कोई इन्वेस्टिगेशन इसकी तो होती ही नहीं है उनको ज़रूरत। सो आई गेस पीपल्स पार्टी वालों से बात कर लेंगे क्योंकि मे बी उनकी नज़र में वो ठीक हैं और जो दूसरे लोग हैं वो उनकी नज़र में चोर डाकू हैं, इसलिए वो उनसे बात नहीं करेंगे। चूँकि अगर दूसरे लोगों से वो बात कर लेंगे तो उनकी सियासत किस चीज़ पर बेस करेगी फिर। मगर साथ में वो ये भी कहते हैं कि कुट्टी तो किसी से नहीं हो जाती, जैसे अमेरिका से बात करने पर बहुत जोर है आजकल। मुझे इस सारी बात की एक बात, जो कुट्टी का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया ना, वैसे कुट्टी नहीं होनी चाहिए, तो बातचीत हमेशा मतलब ऑप्शन होनी चाहिए कि बातचीत हो। कौन है हमारे साथ जी? जनाब हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तख़फ़ीफ़ गुरबत, पॉवर्टी एलिवेशन। जी बिल्कुल, फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ हैं। फैसल साहब, पीपल्स पार्टी ने कदम उठाया है कि कौमी इशूज़ के हल के लिए सियासी रहनुमाओं को मुज़ाकरात पर आमादा किया जाए, तो क्या ये कदम बतौर पार्टी उठा रहे हैं या बतौर हुकूमत, मतलब किस लेवल का है ये पहल जो की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप की उस दिन मीटिंग हुई थी जिसमें हमने एक फैसला किया था कि हम अपने इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेकर हमें डायलॉग्स करने चाहिए। उस दिन जब आइन की गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ जरदारी साहब ने भी ये बात दोहराई कि हमें मुज़ाकरात करनी चाहिए। उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक तुरंत कमेटी बनाई है। वो पहले अपने इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर बातचीत करेंगे, जब हम उनको एतमाद में ले लेंगे उसके बाद फिर अपोजिशन जमातों के साथ बात करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं, हमने माजी में भी चीज़ें देखी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तारीख रही है उसमें हमेशा ये हुआ है कि आप डायलॉग के जरिए मसले हल होते हैं। अगर आप डेडलॉक होगा, डेडलॉक में आखिर जो एंड है उसमें नुकसान सिर्फ पॉलिटिशियन से सफ़र करेंगे। तो इस नुकसान को देखते हुए पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि हमें अपने पॉलिटिकल पार्टी के साथ डायलॉग करना चाहिए। अच्छा कुंडी साहब, जाहिर है कि मुज़ाकरात तक जाने के लिए अहम तरीन फरीक तहरीक इंसाफ और ये वाज़े कर चुके हैं कि इलेक्शन की तारीख मिले बगैर कोई बात नहीं हो सकती, तो फिर तो ऐसा लगता है कि बात हो नहीं सकेगी। नहीं, बिल्कुल हम किसी शराइत पे जो है वो डायलॉग नहीं करते। हम जब अपने इत्तेहादी जमातों के एतमाद में ले लेंगे, फिर क्योंकि बार बार तहरीक इंसाफ की तरफ से बात आई है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं और हुकूमत के जो है मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, और मैं आपको बताता हूँ कि जब हम सबको एतमाद में ले लेंगे और जब तहरीक इंसाफ के साथ बैठेंगे भाग जाएंगे। ये सिर्फ प्लेइंग टू दी गैलरीज कहते हैं या मीडिया के जरिए वो करना चाहते हैं। देखें ये चीज़ें, हम बैठेंगे, हम पाकिस्तान की इशूज़ पे बैठेंगे, मईशत पे बैठेंगे, पॉलिटिकल इशूज़ पे बैठेंगे, इलेक्शन की तारीख भी डेफिनेटली इसके साथ डिस्कस होगी, लेकिन किसी के शराइत पे नहीं, अनकंडीशनल बैठेंगे और जो है मसले का हल निकालेंगे, कंडीशंस पे नहीं बैठेंगे।
अच्छा फैसल साहब, ये भी बताइएगा कि अगर मुज़ाकरात नहीं हो पाते या चले हो जाते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं तो क्या करना चाहिए? क्या आम इंतखाबात के अलावा कोई चारा रह गया? एनी अदर ऑप्शंस? देखिए, हम बड़े होपफुल हैं कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। सियासी जमातें बैठकर इस जो है जो डेडलॉक है इसका हल निकालेगी, पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है उसका हल निकालेगी। और अगर खुदा न खासा डायलॉग नाकाम होते हैं तो क्यों नाकाम होंगे? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि डायलॉग नाकाम हो? तो अभी कौम को, पाकिस्तान की कौम को हम दिखाना चाहते हैं कि हम बैठ जाते हैं और हम सब जमातों के साथ बैठ रहे हैं, अपोजिशन के साथ बैठ रहे हैं, इत्तेहादी जमात के साथ बैठ रहे हैं और इसका वे आउट निकालें। तो हमें कभी यकीन है कि जो है ये डायलॉग्स कामयाब होंगे। नाकामी का इंशाल्लाह सवाल ही पैदा नहीं होगा। चलिए जी, आपको यकीन है। गुड लक टू यू एंड योर टीम। बहुत शुक्रिया, आपको कुंडी साहब वक्त दिया। खबर है अच्छी नहीं है, पता है नूरजहां द एलिफेंट, उसकी तबीयत बेहतर नहीं हो रही है, मजीद खराब हो रही है, यही बताया जा रहा है। और कराची चिड़ियाघर में मौजूद हथनी नूरजहां की तबीयत व दस्तूर तशवीशनाक है। हथनी नूरजहां की हालत इस वक्त मजीद खराब हो रही है, ये डायरेक्टर कराची चिड़ियाघर का ये कहना है। हुकूमत सिंध ने भी जानवरों के डॉक्टरों की एक टीम तश्कील दी है और चिड़ियाघर के पास दवाओं समेत किसी चीज की कोई किल्लत नहीं है। इसकी कोई फ्रैक्चर हुई है मुझे लग रहा है, क्या हुआ? शी कांट इवन, शी कांट मूव नाउ। आई थिंक इंसानों में भी ये होता है और डेफिनेटली जानवरों में भी होता होगा। तो गिव अप, इसकी हालत इतने अरसे से इतनी खराब थी कि इट्स जस्ट टू लिटिल टू लेट वाला। हाँ, ये मुजरिमाना गफलत है। इस पे ऐसा नहीं है कि बीमार हो गई और अल्लाह की रजा में राजी तो होना ही पड़ता है आपको, लेकिन फिर भी नजर आ रहा है कि एक गफलत का नतीजा है जिसकी वजह से ये इस नहज तक पहुंचा मामला। अच्छा, हथनी की तबीयत में बाय द वे ये आपको लेटेस्ट बता दें कि दवा के बावजूद भी बेहतरी नहीं आ रही। ये बिल्कुल लिटरली जैसे यू गिव अप टाइप चीज होती है, वही हो रहा है। 4 पॉज की टीम समेत तमाम डॉक्टर्स हथनी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा स्टाफ 3 दिनों हथनी की देखभाल भी करता रहा है। आपको पता है कि सारा स्टाफ वहीं है क्योंकि देर इज सो मच अटेंशन ऑन नूरजहां राइट नाउ कि इस वक्त तो आई गेस सब कुछ ही करेंगे जो कि उसकी बेहतरी के लिए हो, लेकिन वही बात है इट्स टू लिटिल टू लेट। लेकिन जरा महकमाना कार्रवाई भी होनी चाहिए ना उन लोगों के खिलाफ, चाहे वो आई रिमेंबर सम नेम सम हाशमी गाय वाज देयर जो कि इन तमाम मामलात को पता नहीं हटा भी देते थे, उनको क्या चलता रहता था। सो खालिद हाशमी, हाँ। सो ट्रेजेडी ये है कि आज उनका नाम यहाँ लिया जा रहा है। नाम भी वैसे तो क्या ही लेना चाहिए था, उनको तो हटा दिया गया, उनको हटा दिया गया था, इसी वजह से हटाया गया था। लेकिन ये कोई अच्छी बात है कि आपको इन अल्फाज में दुनिया याद रखे, हाशमी साहब जो भी हैं आप, मतलब ये हाल कर दिया आपने जानवरों का। But this model needs to be this whole idea of keeping these kind of animals in captivity is an obsolete idea। इसको रीथिंक किया जाए। और ये जो आप कह रहे थे ना कि जूज होते हैं, दुनिया का कल्चर है, बच्चे भी जाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, देयर हैज टू बी सम अदर वे। ये नहीं चलेगा, ये क्लियरली नहीं चल रहा। मतलब कि दूसरा हाथी है ये जिसके साथ ये हो रहा है। इसको ट्रीट कर दिया था और फोपॉज वाले आ गए थे और इसकी इन्फ्लेमेशन कम हो गई थी, इसकी टांगें बेहतर हो गई थी, तो इसको क्यों रखा हुआ था फिर यहाँ पे? ऐसे क्यों नहीं उसी टाइम सफारी पार्क भेज दिया? यहाँ जब पता है कि यहाँ सीमेंट के पत्थरों से बना हुआ कंक्रीट का स्विमिंग पूल है जिसमें डाल दिया और वो, और शायद उसी वजह से वो इन द फर्स्ट प्लेस बीमार हुई। यही हुआ था, यही हुआ ये था कि गिर गई थी। नहीं, उसको just because she's walking on a hard surface। True। वैसे ये तो आपको पता है कि मरगजार जू जो इस्लामाबाद में था ना, उसमें भी कोई सीमेंटेड नहीं था। ऑल्दो कावन जो वहाँ हाथी था उसके तो मेंटल इश्यूज थे, दैट वाज अनदर सीन, लेकिन ज़मीन इस तरह नहीं थी, उसकी भी मिट्टी वाली वो ज़मीन थी। तो ये चीज़ तो इधर कर ही लेनी चाहिए थी कराची में। कावन कंबोडिया चला गया, उसने इमिग्रेशन ले ली, तो वहाँ खुश है सोचो, और बहुत खुश है कावन बाय द वे। उसकी तो इतनी वीडियोज आ रही थी एंड उसको तो क्या आज़ादी मिली होगी जिंदगी में। हमारे हाथियों का भी ब्रेन ड्रेन हो रहा है यहाँ से। ब्रेक हो जाए। वेलकम बैक जी। कौमी असम्बली का जो इन कैमरा इजलास था, अब इत्तलात ये हैं कि वो ख़त्म हो गया है। इससे कबल हमने आपको बताया था कि
तमाम लोग मौजूद हैं, अस्करी हुक्काम भी मौजूद हैं। आर्मी चीफ ने मुल्क की सिक्योरिटी मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी है और बहुत से सवाल भी किए गए उनसे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में 80,000 से ज़ायद जो पाकिस्तानी अफवाज और शहरियों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनको भी खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे शहदा की अजीम कुर्बानियों से अमन बहाल हुआ है, ये मेहनत 4 साल में ज़ाया कर दी गई। आर्मी चीफ की 1973 के आइन के नफाज की 50 साल मुकम्मल होने पर अरकान को मुबारकबाद भी उनकी तरफ से दी गई है। और हमारे पास मजीद डिटेल्स हमें दे रहे हैं आसिफ बशीर चौधरी। आसिफ, बताइए भाई क्या कुछ हुआ, किसने क्या कहा? जी, इन कैमरा इजलास जो है वो तो ख़त्म हो गया है और आज के इजलास में जो सबसे अलार्मिंग बात थी वो ये थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने इस बात का बरमला इजहार किया है कि हमारे शोहदा की कुर्बानियों को गुज़श्ता 4 साल के अंदर जो है वो ज़ाया कर दिया गया है और कौमी सलामती को एक बार फिर उन्हीं चैलेंजेस का सामना है जिनके लिए कौम ने 80,000 शोहदा की लाशें उठाई, जिनके लिए कौम ने बड़े पैमाने पर वसाइल जो है वो दिए। ताहम गुज़श्ता 4 साल में वो लोग जो पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा हैं उन्हें पाकिस्तान में दोबारा आने की इजाज़त दी गई, जिसके बाद कौमी सलामती को एक बार फिर से संगीन नौयत के चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश हैं। तफसील से बताया आर्मी चीफ ने जो कौमी सलामती के इश्यूज हैं, बॉर्डर की सूरत हाल है, अंदरूनी जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, दहशत गर्दों की जानिब से जो धमाके किए जा रहे हैं, जो एक्टिविटीज की जा रही हैं दहशत गर्दी की, उनकी सूबावार तफसील बताई जो कि काफी परेशान कुन थी। इस मौका पर जो है उन्होंने तफसील से बताया कि कितने शोहदा की कुर्बानियां जो हैं अब तक हुई हैं और अब रोजाना की बुनियाद पर किस तरह के हालात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और तमाम कौमी सलामती के जो इदारे हैं वो दिफाई वतन के लिए पुरअज़्म हैं और दहशत गर्दों को के खिलाफ जो है इंशाअल्लाह ताला जो है वो कामयाबी हासिल की जाएगी। इसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है मियां शहबाज शरीफ, उन्होंने जो है इस सारी सूरत हाल पर बहुत तशवीश का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हमें ये जवाब दिया जाए कि 4 साल के अंदर जो इकदाम उठाए गए उनका जिम्मेदार कौन है। कौम ने जो 80,000 शोहदा की लाशें उठाई उनका जिम्मेदार कौम है। कौम ने अपना पेट काट कर जो वसाइल दिए थे KPK को, ख़ास तौर पे उन फंड्स का जो है हिसाब दिया जाए और आवाम को बताया जाए कि दोबारा से कौमी सलामती के लिए खतरा पैदा करने वाले अनासिर जो हैं वो कौन हैं। इसके अलावा कौमी सलामती के अलावा जिन उमूर पर बात हुई उनमें जो है आर्मी चीफ ने जो है 1973 के आइन के 50 साल मुकम्मल होने पर अरकान पार्लियामेंट को जो है वो मुबारकबाद दी और उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया क्योंकि हाकमियत जो है वो अल्लाह ताला की है और आइन पाकिस्तान के तहत वो मुंतखब नुमाइंदों को दी गई है। तो उन्होंने ये कहा कि जो है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मौजूदा सूरत हाल, सिक्योरिटी सूरत हाल पे तो बात हुई, क्या इलेक्शंस के इनेकाद पर भी किसी की तरफ से कोई इजहार ख्याल किया गया, पर्टिकुलरली जब पंजाब के इंतखाबात की तारीख आपको पता है सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है, फिर वहाँ जो डिस्प्यूट चल रहा है उस पर भी किसी ने क्या कोई बात की? जी, ओवरऑल जो सूरत हाल थी मुल्की उसमें ये बताया गया है कि एक रुकन जो है उनकी जानिब से सवाल किया गया था कि इलेक्शन के लिए कैसी सूरत हाल है, तो इसमें ये बताया गया है कि मुल्क के जो 2 सूबे हैं उनके अंदर जो सूरत हाल है उसमें जो जिस तरह रोजाना की बुनियाद पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो उसके लिए सूरत हाल जो है वो काफ़ी नहीं है और इसके अलावा जो डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस की वो किसी भी बड़ी एक्टिविटी के लिए फिलहाल मुसल्लह अफवाज जो हैं वो दरकार नहीं है। अच्छा, तो ये भी बात की गई आसिफ, चलें वो तो क्लियर कर दिया गया कि डिप्लॉयमेंट के लिए नहीं है, ये कि पिछले 4 साल में मेहनत ज़ाया की गई, तो पिछले 4 साल में सर्टनली कोई होगा ना जिसके फैसलों की वजह से मेहनत ज़ाया की गई, तो क्या उन लोगों को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा? क्या ये फैसले सिर्फ अस्करी हुक्काम के थे या फिर उस वक्त के वज़ीर आज़म भी इन फैसलों में या वो लीड करते थे, क्या था? क्योंकि वो तो कह देते हैं मेरे पास तो कुछ था ही नहीं हाथ में। जी, अस्करी क़यादत की जानिब से तो इस बारे में सिर्फ ये बताया गया कि वो मेहनत ज़ाया की गई जो शोहदा ने कुर्बानियाँ दे के हासिल की थी और उन लोगों को दोबारा यहाँ आने की इजाज़त दी गई जो कौमी सलामती के लिए खतरे हैं। लेकिन यकीनन जो आप सवाल कर रहे हैं ये पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत के लिए एक चैलेंज होगा कि वो उन किरदारों को जो है वो इंसाफ के कटहरे में खड़ा करें और उन्हें अकाउंटेबल करें कि उन्होंने ये जो पॉलिसियाँ बनाई थी जिसके लिए कौम को एक बार फिर
खुदा न खास्ता उसी किस्म की एक्सरसाइज से गुजरना पड़ रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? और अगर ये पॉलिसियां बनाई गई थी तो इसमें इतनी गफलत और गैर जिम्मेदारी क्यों बरती गई? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका आसिफ बशीर चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे। और कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास हुआ है पार्लियामान में, जहां आर्मी चीफ ने मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफिंग दी है। शुरका ने बहुत से सवालात भी किए। अभी हमारे पास एक ताज़ा तरीन है और बहुत सी चेमा गोइयाँ हो रही थी कल से, हम तो डर के मारे आपको बता ही नहीं रहे थे। हाँ, क्योंकि कुछ पता नहीं होता ना ये बात करनी है कि नहीं करनी, तो ये सोशल मीडिया पर खैर वायरल थी, आधे पाकिस्तान को तो पता ही था, लेकिन अब इसकी वजाहत भी आ गई है। जरा डिटेल दीजिए। वजाहत हम आपको दे देते हैं। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जजेस के दरमियान मुबैना झगड़े और हाथापाई की खबरें सरासर झूठ पर मबनी हैं। तर्जुमान के मुताबिक 13 अप्रैल की शाम जजेस कॉलोनी पार्क में वॉक के दौरान जजेस की लड़ाई की खबर झूठ है। जजेस की लड़ाई की खबर को मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उठाया गया। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाती है। जजेस के दरमियान लड़ाई का कोई वाकया पेश नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में जाली रिपोर्टिंग कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। जाली रिपोर्टिंग से अदालत और मुअस्सिस जजेस का वक़ार मुतासिर करने की कुछ अनासर ने जानबूझकर कोशिश की है। आई वंडर मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो नहीं था, इसलिए कहते हैं ना सोशल मीडिया पे जो चीज़ आए हर चीज़ को मान लेना चाहिए। हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट मरियम नवाज हमारे साथ है। मरियम, ये बात बड़ी वायरल हुई है कल, लेकिन अब बताया जा रहा है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो कोई एक्शन भी लिया जा सकता है? क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कल से ये स्पेकुलेशंस और खबरें जो है वो गर्दिश कर रही थी, जिनको अब सुप्रीम कोर्ट ने झूठ पे मबनी करार दे दिया। और वो ये थी कि जजेस की जो है वो जजेस कॉलोनी में वॉक के दौरान आपस में किसी बात पे तल्ख कलामी हुई और बात जो है वो हाथापाई तक जा पहुंची और एक जज ने दूसरे को कुछ उठा के दे मारा टाइप इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत जारी की है और इस वजाहत में ये कहा है कि जजेस के दरमियान जो झगड़े और हाथापाई की खबरें ये झूठ पर मबनी है और 13 अप्रैल की शाम को जजेस कॉलोनी में ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ अनासर जो है वो जानबूझ के जजेस के खिलाफ इस तरह की जजेस और सुप्रीम कोर्ट के वकार को कम करने के लिए इस तरह की खबरें जो है वो सामने ला रहे हैं। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक्शन की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट मुतअद्दिद बार खासतौर पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये कह चुके हैं कि वो सोशल मीडिया और झूठी जो खबरें हैं उन पर तहम्मुल का मुजाहिरा करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके ऊपर कोई भी रिएक्शन ना दिया जाए। लेकिन और ये भी साथ में कहते हैं कि जो आज़ादी इज़हार राय है वो सबको हासिल है आइन के तहत। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये वजाहत सामने आई है, एक्शन के बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा यही कहा है कि सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों पे ना तो कान तड़े जाएं और ना ही उन पे वो एक्शन लेते हैं, बल्कि उस पर तहम्मुल का मुजाहिरा किया जाता है। ठीक, थैंक यू मरियम फॉर अपडेटिंग अस। और तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, वाजे कर दिया है, सोशल मीडिया पर ही प्राइमरीली ये खबरें गर्दिश कर रही थी। अब अफवाह कह लें या खबरें कह लें कि भाई कोई हाथापाई हुई है मुबैना तौर पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तर्जुमान के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोशल मीडिया पे काफी डिटेल थी इसकी, बाय द वे। एनीवे, वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट बिकॉज़ अब यही बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। सो दीज आर ऑल मेड अप स्टोरीज। हाँ जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कोई लड़ाई नहीं। वेलकम बैक जी। रमजान ऐसा महीना है, आपको पता ही है पाकिस्तानियों की अक्सरियत अपने साल भर की ज़कात वगैरह ऐसे में निकालती है, तो हम आपको एवेन्यूज़ बताते हैं जहां आपकी ज़कात, आपके खैरात, आपके फंड्स बड़े अच्छे मसरफ में इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा, तो आज जो तंजीम हमारे साथ है उसका नाम है हैंड्स, और हैंड्स जो है सेहत और तालीम के शोबों में काम कर रही है और इसके साथ साथ सैलाब ज़दगान की मदद भी कर रही है। और काफ़ी देर से करी, इनसे हम पहले भी बात कर चुके हैं जब सैलाब वगैरह आए थे। लेकिन लेट्स टॉक टू देम अगेन। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैंड्स डॉक्टर तनवीर अहमद शेख हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हैंड्स आपको पता ही है, हम सबको मालूम है, सेहत, तालीम और खिदमत इंसानी के कई प्रोजेक्ट्स के साथ मुंसलिक है। लाखों सैलाब मुतासरीन के लिए भी आप लोगों ने काम किया। बताएंगे कुछ अपने प्रोग्राम के बारे में मुख्तसरन कि क्या सहूलियात आपने मुहैया की, अभी क्या स्टेटस है? हम माशाल्लाह हमने टारगेट सेट किया कि हम 6 अरब रुपए की अपनी सर्विसेज इन सैलाब ज़दगान के लिए देंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कोई 4 अरब रुपए की सर्विसेज हम दे चुके हैं। इसमें हम बेतहाशा हमने काम किया, ख़ासतौर पर राशन का हमने बहुत काम किया है। 1.5 लाख फैमिलीज़ तक हमने 80 किलो के करीब हिसाब से राशन तकसीम किया है। हमने घर बनाने का काम शुरू किया है, 2,75,000 के करीब हम घर बनाने जा रहे हैं। हमने पानी और निकासी आपका जब
जब ये लोग डिस्प्लेस थे, अपने घरों में नहीं थे, तो पानी का इंतज़ाम किया था और उनके लिए जो टॉयलेट्स का इंतज़ाम किया गया था। तकरीबन कोई 3.5 लाख फैमिलीज़ के लिए हमने ये काम किया। इसी तरह हमने उनको घर बनाने के लिए छतें दी हमने, और जो खाने के सामान होते हैं, किचन के सामान होते हैं, जिसको हम नॉन फूड आइटम कहते हैं, हज़ारों और लाखों की तादाद में ये फूड आइटम उन तक पहुँचाए गए। अच्छा, हमने पहले भी जब आपसे बात हुई थी तो हमने देखा है कि हैंड्स एक ऐसा इदारा है जो दूर दराज ज़रूरतमंदों तक पहुंचता है, और ये सब कुछ ऑब्वियसली आवाम के ताउन के बगैर तो मुमकिन नहीं है। बताएं, अगर लोग आपके इस प्रोग्राम में, आपके कामों में मदद करना चाहें तो किस तरह रब्ता कर सकते हैं? तो पाकिस्तान के 35 शहरों में हैंड्स की ब्रांचेस मौजूद हैं। कराची में हैंड्स के 3 दफातर मौजूद हैं। इसी तरह हमारी वेबसाइट पे तमाम सहूलियात मौजूद है। मुख्तलिफ बैंकों का अकाउंट्स नंबर तक मौजूद हैं। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए भी मुख्तलिफ बैंकों की ऑनलाइन एप्लीकेशन से ज़कात और डोनेशन दे सकते हैं। दोनों को अलग अलग रखा जाता है और ज़कात का इस्तेमाल शरिया के ऐन मुताबिक हैंड्स करती है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर तनवीर अहमद। तमाम तफसील ऑनलाइन आपको मिल सकती है। हैंड्स किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, बहुत अरसे से बड़ा ज़बरदस्त काम सर अंजाम दे रहे हैं। सैलाब ज़दगान पर्टिकुलरली, ये वो वक्त है, भूल ही चुके हैं ना सभी लोग, कहाँ आप देखते हैं, कहाँ सुनते हैं, वो कैंप पे ख़त्म हो गया सब कुछ, लेकिन इन लोगों की ज़िंदगी अब तक नॉर्मल नहीं हुई है। सो अभी भी सैलाब ज़दगान की मदद होनी चाहिए और हैंड्स उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, चलिए, दिस इज़ वन प्लेस वेयर यू कैन ऑफ कोर्स डोनेट। इसके अलावा टाइम हमारे पास कम रह गया, लेकिन चूंकि हमने आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया इस बात पे कि ये कैप्टिविटी में जानवरों को नहीं रखना चाहिए, तो लिहाजा एक एग्जांपल आपके सामने कावन का, जिसको यहाँ पाकिस्तान से ले जाया गया कैम्बोडिया, और कितनी भाई कावन कितना खुश है भाई। कावन इज सो हैप्पी टू बी देयर। कावन हैज़ फ्रेंड्स, इट हैज़ ओपन स्पेस, इट हैज़ नेचुरल हैबिटेट। कुछ वीडियोस हमारे ये कावन है कैम्बोडिया की सैंक्चुरी में जैसे रखा गया है, वहाँ पर खेतों में, खलियानों में लुडियाँ डाल रहा है ऑलमोस्ट। इमेजिन कावन डूइंग लुडी। मतलब आपको पता है ना कि क्या कर रहा है, खुश है, फिर रहा है, मजे से तरह तरह के दरख्त एंजॉय कर रहा है, फल खा रहा है, एंड ही इज जस्ट हैप्पी। और कैमरे से छेड़खानी भी कर रहा है थोड़ा सा। हाँ, और अभी उससे पहले जो, हाँ ये वाली ऐसी उसकी और भी थी जिसमें वो वॉक करता हुआ आ रहा है। अभी हम काफ़ी देर से एक्चुअली इसकी कावन की वीडियोस देख रहे थे, चूँकि अभी भी हमारा जो दिल है ना वो बहुत टूट रहा है फॉर नूरजहां जो कराची ज़ू में हथनी है, बिकॉज आई डोंट वांट टू से इट, लेकिन आई डोंट थिंक शी इज़ गोइंग टू मेक इट। और कुछ दिन बाद, क्योंकि हम रोज़ शो करते हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में हम ये बात कर रहे होंगे, क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। शी वॉज नॉट वेल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड द हेल्प केम टू लिटिल टू लेट, और अब फिर वो गिर गई और अब तो उठ भी नहीं रही। एंड इन कंपैरिजन टू कावन, जिसकी थोड़ी सी मदद हुई और अब देखें बिल्कुल फल रहा है, फूल रहा है। मतलब हाथी फूल जाए तो सोचें कहाँ जाएगा, बट ही इज़ वेरी हैप्पी, ही लुक्स हैप्पी। We're going to see you tomorrow, but we hope and pray कि नूरजहां बेहतर फील करे। Yeah, bye.